कैसे हैं दोस्तों आज की कहानी बड़े सपने देखने वाली एक औरत की है जिसने सत्ता के लालच में अपनी जान गंवा दी। उसने सत्ता और पावर की अपनी भूख में कुछ ऐसे लोगों की गिरेबान पर हाथ डाल दिया जो राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी थे, कुछ सत्ता पर काबिज थे। ये कहानी देश की राजनीति और सफेद पोशों के काले कारनामे को दर्शाती है। आज की ये कहानी साल 2011 में राजस्थान की राजनीति में भूचाल लाने वाले बेहद चर्चित हत्याकांड भंवरी देवी हत्याकांड पर आधारित है। दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आपका हिस्ट्री मिस्ट्री हिंदी फैक्ट चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भंवरी देवी का जन्म राजस्थान में अजमेर जिले के किशनगढ़ ब्लॉक में एक गांव में हुआ था। भंवरी के माँ बाप दिहाड़ी मजदूर थे। पैसों की कमी के कारण भंवरी की मां को एक ही साथ अपनी 3 बेटियों की शादी करनी पड़ी। भंवरी देवी भी उनमें से एक थी। उस समय भंवरी की उम्र मात्र 12 साल थी। भंवरी के पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, इसलिए परिवार की सारी जिम्मेदारी भंवरी की मां पर आ गई। मां के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक एक करके अपनी बेटियों की शादी कर पाती, इसलिए उन्होंने 2 बड़ी बहनों के साथ ही भंवरी की भी शादी कर दी। भंवरी ने अपने घर पर ही रहकर एक सरकारी स्कूल में 8वीं तक की पढ़ाई पूरी की। 8वीं की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसे उसके पति अमरचंद के पास भेज दिया गया। जोधपुर जिले का बेरुदा उसका ससुराल था। भंवरी का पति अमरचंद एक ड्राइवर था जिसे पीने की बहुत ही भयंकर आदत थी। भंवरी देवी के ससुर स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी थे। उन्होंने साल 1999 में भंवरी को भी स्वास्थ्य विभाग में सहायक नर्स के रूप में नौकरी दिलवा दी। भंवरी की पोस्टिंग जैसलमेर में थी और जैसलमेर उसकी ससुराल से बहुत दूर था। भंवरी ने यह नौकरी जरूर कर ली थी, पर उसकी चाहत तो कुछ और ही थी। वो ऊंचे ख्वाब देखती थी और उन ख्वाबों को पूरा करना भी चाहती थी। इसलिए उसने राजस्थानी फिल्मों और लोकल राजस्थानी म्यूजिक एल्बम में काम करना शुरू कर दिया। वो नर्स की ड्यूटी छोड़कर हीरोइन बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए शूटिंग पर जाने लगी। भंवरी देवी जानती थी कि वो बार बार अपनी ड्यूटी से गायब रहकर ज्यादा दिनों तक शूटिंग पर नहीं जा सकती, तो अपनी नौकरी को सिक्योर करने के लिए वो कई बड़े नेताओं से जान पहचान बढ़ाने लगी, जिसकी वो एक कीमत भी अदा करती। भंवरी देवी के साथ करीबी संबंध रखने वाले इन नेताओं में एक बड़ा नाम था तत्कालीन कांग्रेस विधायक मलखान सिंह विश्नोई का। मलखान सिंह उस समय लोनी से विधायक थे। भंवरी देवी का बार बार अपनी ड्यूटी से गायब रहना लोगों को रास नहीं आया। किसी ने भंवरी के खिलाफ साल 2009 में शिकायत दर्ज कर दी कि नर्स भंवरी अपनी काम से हमेशा गायब रहती है और अस्पताल नहीं आती। जांच में यह बात सही भी पाई गई। फिर कलेक्टर ने भंवरी को तुरंत निलंबित कर दिया। भंवरी मदद के लिए तुरंत विधायक मलखान सिंह के पास पहुंची। भंवरी इन्हीं बुरे दिनों के लिए मलखान सिंह को कीमत चुकाती थी, तो भंवरी की इस विपत्ति में मलखान सिंह भी अपने वादों से पीछे नहीं हटा। वो भंवरी को लेकर गए राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता पारसराम मदेरणा के बेटे महिपाल मदेरणा के पास। राजस्थान में उस समय कांग्रेस की सरकार थी। अशोक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री थे और महिपाल मदेरणा कैबिनेट मंत्री थे। उस समय महिपाल मदेरणा के हाथ में जल संसाधन मंत्रालय था। अब जिस नेता के हाथ में इतना बड़ा मंत्रालय हो, इतनी पावर हो, उसके लिए भंवरी का निलंबन रोकना कोई बड़ी बात नहीं थी। बस आगे चल के भंवरी को उन्हें भी इस एहसान की कीमत अदा करनी पड़ी और उसने अदा भी करी। भंवरी देवी को उसकी नौकरी वापस मिल गई और साथ में उसका तबादला उसके मन मुताबिक उसके ससुराल के नजदीक एक अस्पताल में करा दिया गया। इस घटना के बाद से रिश्तों और मर्यादाओं की परवाह किए बिना भंवरी देवी और महिपाल मदेरणा एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। इन अवैध रिश्तों के बीच भंवरी देवी एक बेटी और 2 बेटियों की मां थी। बहुत कम समय में ही भंवरी देवी ने बहुत ज्यादा संपत्ति इकट्ठी कर ली, कई घर और कार खरीद लिए। ऐसा कहा जाता है कि भंवरी हर साल लाखों के गहने खरीदती थी। ये कार, घर, कपड़े, लाखों के गहने, ये सब एक नर्स की अपनी सैलरी में कभी नहीं खरीद सकती थी। एक नर्स कुछ मामूली पैसे से ये शानदार लाइफस्टाइल कभी नहीं जी सकती थी। धीरे धीरे भंवरी देवी की इच्छाएं बढ़ने लगी। उसका लालच उसके सर पर नाचने लगा। वो समय के साथ और ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गई। अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो एक खतरनाक राह पे चल पड़ी थी। उसने शॉर्टकट अपनाया। वो भोपालगढ़ सीट से
आगामी विधायक का चुनाव लड़ने के लिए महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह बिश्नोई से टिकट की मांग करने लगी, पर दोनों नेताओं द्वारा उसे टिकट की जगह केवल झूठी दिलासाई दी गई। भंवरी को यह बात चुभ गई। जल्दी उसका महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह बिश्नोई से मोह भंग हो गया। फिर उसने एक और रास्ता अपनाया, ब्लैकमेलिंग का। इस बीच इस खतरनाक खेल में भंवरी देवी के साथ एक और बड़ा खिलाड़ी शामिल हो चुका था। खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि मलखान सिंह बिश्नोई की बहन इंदिरा बिश्नोई थी। इंदिरा बिश्नोई बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के पद पर थी। इंदिरा अच्छी तरह से जानती थी कि उसके भाई और भंवरी के बीच किस तरह के संबंध हैं, पर इंदिरा को भाई मलखान और भंवरी के संबंधों से थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं थी, बल्कि इंदिरा तो भंवरी को भाभी कहकर बुलाती थी। भंवरी को भाभी कहकर बुलाना और उससे जुड़ना इंदिरा का अपना लाभ और स्वार्थ को जाहिर करता है। साफ और सरल शब्दों में कहा जाए तो इंदिरा बिश्नोई अपने भाई मलखान सिंह को मंत्री बनते देखना चाहती थी, और यह तभी संभव हो पाता जब महिपाल मदेरणा मंत्री पद त्याग देते। पर महिपाल मदेरणा कभी यह सपने में भी नहीं करते। इसी अरमान को पूरा करने के लिए इंदिरा ने भंवरी देवी को अपना मोहरा बनाया। वो भंवरी को महिपाल मदेरणा के खिलाफ भड़काने लगी। उसने भंवरी से कुछ ऐसा करने के लिए कहा जो देश की राजनीति में भूचाल ला देता। इंदिरा बिश्नोई के कहने पर ही भंवरी ने चोरी से अपने साथ महिपाल मदेरणा की अंतरंग पलों की 52 मिनट की एक लंबी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली, जिसे उसने एक सीडी में सुरक्षित कर लिया। अब इंदिरा चाहती थी कि भंवरी वो सीडी उसके हाथ में दे दे, पर भंवरी ने ऐसा नहीं किया। भंवरी देवी इतने दिनों में राजनीति के दांवपेच से अच्छी तरीके से वाकिफ हो चुकी थी। वो जान चुकी थी कि इंदिरा, मलखान और महिपाल मदेरणा जैसे लोगों के लिए वो बस एक मोहरा है। काम खत्म होने के बाद वो उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे। वो उस 52 मिनट की वीडियो सीडी की कीमत अच्छी तरीके से जानती थी। इसके बाद भंवरी ने महिपाल मदेरणा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो सीडी के बदले महिपाल मदेरणा से लाखों रुपए की मांग करने लगी। ये कतई नहीं चाहती थी कि महिपाल मदेरणा वाली सीडी बाहर आ जाए। अगर सीडी बाहर आ जाती तो फिर उसे कुछ नहीं मिल पाता, सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता। यानी जब तक सीडी छुपी हुई थी तब तक वो अपनी सारी मांगे पूरी करवा सकती थी। इतना ही नहीं, भंवरी ने इंदिरा बिश्नोई के प्लान के उलट इस सीडी कांड में उसके भाई मलखान को भी घसीट लिया। उसने दावा किया कि उसके पास मलखान सिंह की भी सीडी है, हालांकि उसके पास मलखान सिंह की कोई भी सीडी नहीं थी। भंवरी ने तो केवल मलखान सिंह पर दबाव बनाने के लिए ऐसा किया था, पर मलखान सिंह भंवरी के इस दावे से डर जरूर गए थे। भंवरी का मलखान सिंह के साथ एक लंबे समय तक अवैध संबंध रहा था। भंवरी ने यह दावा किया कि उसकी सबसे छोटी बेटी का बाप उसका पति अमरचंद नहीं बल्कि विधायक मलखान सिंह है। इस बात को सही साबित करने के लिए भंवरी देवी डीएनए टेस्ट के लिए भी तैयार हो गई। उसने मलखान सिंह को धमकी देते हुए कहा कि वो इस नाजायज औलाद वाली बात को एक सभा में सार्वजनिक कर देगी। अगर मलखान सिंह एक पिता का कर्तव्य निभाते हुए उसकी छोटी बेटी को 20 किलो सोना और उसकी शादी के लिए 50 लाख रुपए देते हैं तो वो अपना मुंह हमेशा के लिए बंद कर देगी। मंत्री महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह को अपना राजनीतिक करियर बचाना था, इसलिए उन्होंने तुरंत भंवरी देवी से किनारा कर लिया। भंवरी देवी से बातचीत बंद कर दी, उसका फोन उठाना भी बंद कर दिया। अब अपने दावों और धमकियों को इस तरह बेअसर होते हुए भंवरी देवी बौखला गई। भंवरी देवी गुस्से में महिपाल मदेरणा के जयपुर आवास पर पहुंच गई। वो जबरदस्ती उसके घर में घुस के हंगामा करने लगी। भंवरी के इस हंगामे के जवाब में उसके साथ मारपीट की गई और उसे महिपाल मदेरणा के आवास से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। इस घटना के बाद भंवरी देवी एक चोट खाई शेरनी बन चुकी थी। जुलाई 2011 में वो सीधे बीजेपी दफ्तर पहुंच गई, जहां उसने बताया उसके पास विधायक मलखान सिंह और मंत्री महिपाल मदेरणा से जुड़ी एक ऐसी वीडियो सीडी है जो राजस्थान सरकार को 3 दिनों में गिरा सकती है। डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार बड़ी होशियारी से वीडियो सीडी के अंतरंग पलों के कुछ हिस्से की तस्वीरें लोकल न्यूज चैनल और एक न्यूज़पेपर में लीक करा दी गई। उसने डायरेक्टली किसी नेता या मंत्री का नाम तो नहीं लिया, पर इतना पर्याप्त सुराग जरूर दे दिया कि ये तस्वीरें महिपाल मदेरणा की ही हैं। अगले दिन मीडिया में ये एक बहुत बड़ी खबर बन गई। राजस्थान कांग्रेस सरकार की सत्ता डगमगाने लगी। भंवरी ने जो ये तूफान लाया था, उस तूफान ने महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह को घुटने पर लाके खड़ा कर दिया। भंवरी से दूरी बना चुके दोनों नेताओं ने
एक बार फिर से भंवरी से संपर्क किया। तीनों के बीच एक डील हुई। डील थी कि भंवरी उन्हें सीडी सौंप देगी और सीडी के बदले वो भंवरी को 50 लाख रुपए दे देंगे। मदेरणा ने इन 50 लाख रुपए में से 25 लाख रुपए भंवरी को एडवांस अमाउंट के तौर पर दे दिया। महिपाल मदेरणा ने भंवरी से ये वादा किया कि वह 2011 सितंबर के महीने में उसे बाकी बचा अमाउंट भी दे देंगे। इस डील से भंवरी देवी संतुष्ट थी। एक बार फिर से तीनों के बीच कोई कड़वाहट, कोई नाराजगी नहीं थी। भंवरी देवी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसने सीधे सांप के बिल में हाथ डाल दिया है। उसके इस एक्शन का क्या परिणाम होने वाला है, उसको वो अंदाजा भी नहीं लगा पाई। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि जोधपुर के सर्किट हाउस में एक अलग ही स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। उस समय भंवरी देवी के पास एक मारुति स्विफ्ट कार होती थी, जिसे उसने 2011 के अगस्त महीने में अपने बेहद करीबी आदमी सुवनलाल विश्नोई को 4.5 लाख में बेच दिया। सुवनलाल ने एडवांस मनी के रूप में भंवरी को 50,000 रुपए पहले ही दे दिए। सुवनलाल पेशे से ठेकेदार था और वो विधायक मलकान सिंह की बुआ का लड़का था। और तो और सुवनलाल मंत्री महिपाल मदेरणा का भी बहुत करीबी था। साल 2011 के सितंबर महीने की पहली तारीख आई। सुवनलाल विश्नोई ने 1 सितंबर को भंवरी देवी को फोन करके बताया कि वो मारुति स्विफ्ट की बकाया राशि देना चाहता है। साथ ही उसने भंवरी से कहा कि 1 सितंबर को ही उसे महिपाल मदेरणा के एक आदमी राजू भाई द्वारा सीडी की बकाया राशि भी मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले राजू भाई वो सीडी देखना चाहेंगे। अगर सीडी सही निकली तभी वो उसे बकाया पैसे देंगे। सुवनलाल ने राजू भाई से मिलने के लिए बुलाड़ा बुलवाया। 1 सितंबर 2000 की दोपहर 1 बजे भंवरी देवी सीडी के साथ अपने घर से बिलाड़ा के लिए निकल गई। बिलाड़ा में उसे सुवनलाल विश्नोई मिला। सुवनलाल ने भंवरी को बोलेरो में अपने साथ बिठाया। उसने भंवरी को बोलेरो में बैठे एक और आदमी से मिलवाया, जिसका नाम राजू भाई था। भंवरी को वो सीडी राजू भाई को ही देनी थी, जिसके बदले वो बकाया रुपए भंवरी को दे देता। पर भंवरी देवी जो लाखों रुपए के मिलने का सपना लेकर सुवनलाल और राजू भाई के पास बिलाड़ा आई थी, वो महज महिपाल मदेरणा और मलकान सिंह की लिखी स्क्रिप्ट का एक हिस्सा मात्र थी। सुवनलाल का भंवरी को कार के बचे हुए पैसे देने के लिए बिलाड़ा बुलाना और महिपाल मदेरणा का भी सीडी के बदले 50 लाख रुपए की डील करना, ये सब स्क्रिप्टेड था। भंवरी देवी महिपाल मदेरणा और मलकान सिंह के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी थी, जो आगे चलकर उनके राजनीतिक करियर का भी बंटाधार कर देती। इसलिए भंवरी देवी को अपने जाल में फंसाने के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी गई। उस स्क्रिप्ट के हिसाब से उसके सामने पहले चारा फेंका गया, फिर लाखों का सपना दिखाकर उसे जाल में फंसा लिया गया। भंवरी देवी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिस आदमी को वह राजू भाई समझ रही थी, महिपाल मदेरणा का अमीर दोस्त समझ रही थी, वो आदमी कोई आम आदमी नहीं बल्कि राजस्थान का एक मशहूर अपराधी था और उसका असली नाम था शाहबुद्दीन, जिसे भंवरी देवी से किसी भी कीमत पर सीडी निकलवाने का काम दिया गया था। उस बोलेरो गाड़ी में एक सीडी प्लेयर था। सड़क पर तेज गति से दौड़ती उस बोलेरो में भंवरी देवी और महिपाल मदेरणा की 52 मिनट की वो सीडी चलाई गई। राजू भाई यानी शाहबुद्दीन ने चलती गाड़ी में ही 52 मिनट की वो पूरी सीडी देख ली। वो सीडी महिपाल मदेरणा और भंवरी देवी के अंतरंग रिश्तों की कहानी बयां कर रही थी। उस बोलेरो गाड़ी के पीछे पीछे एक मारुति स्विफ्ट कार भी चल रही थी, जिसमें राजू भाई का एक भरोसेमंद आदमी बलदेव बैठा था। सुवनलाल और शाहबुद्दीन बोलेरो में भंवरी को घंटों इधर उधर घुमाते रहे। ऐसा करते करते काफी शाम हो गई थी। भंवरी अब घबराने लगी थी। वो राजू भाई से अपने पैसे लेकर घर जाने की जिद करने लगी, पर सुवनलाल और राजू भाई यानी शाहबुद्दीन की मंशा तो कुछ और ही थी। उन्होंने गाड़ी को भंवरी के घर के रास्ते न ले जाकर किसी अनजान रास्ते पर ही मोड़ दिया, जिससे भंवरी को यह शक हो गया कि अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। वो बोलेरो में मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगी और गाड़ी से बाहर निकलने के लिए अपने हाथ पैर भी मारने लगी। ये सब देखकर शाहबुद्दीन का साथी बलदेव मारुति स्विफ्ट से निकलकर बोलेरो में चला आया। अब तीनों मिलकर भंवरी को जबरदस्ती चुप कराने लगे। शाहबुद्दीन, सुवनलाल और बलदेव ने मिलकर भंवरी को जबरदस्ती सीट के नीचे दबा दिया। और तो और भंवरी देवी ऊपर ना आ पाए, मदद के लिए चीख चिल्ला ना पाए, इसके लिए उसे पैरों के नीचे दबाए रखा। इससे भंवरी देवी का दम घुटने लगा और जल्दी दम घुटने से उसकी मौत हो गई। भंवरी देवी को मरे देख तीनों की हालत अब खराब हो चुकी थी। उन तीनों को भंवरी को मारने का ऑर्डर नहीं मिला था, बल्कि उन्हें तो भंवरी को किसी और व्यक्ति को जिंदा सौंपने का ऑर्डर मिला था। अब तो जो होना था वो हो गया। अब किसी तरह भंवरी को ठिकाने लगाना था,
यहीं से एंट्री होती है कुछ नए किरदारों की, जो इस खेल में बहुत पहले से शामिल थे। इनमें से एक किरदार था सही राम। इस शख्स ने महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह के लिए पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। मंत्री महिपाल मदेरणा ने सही राम को भवरी से सीडी निकलवाने का काम दिया था। अमर उजाला की एक रिपोर्ट को माने तो सही राम इस कहानी का मुख्य सूत्रधार था और उमेश राम नाम का एक आदमी सही राम के इस काम में सहयोग कर रहा था। ये दोनों किरदार शाहबुद्दीन यानी राजू भाई और सोहनलाल को गाइड कर रहे थे कि कब, क्या और कैसे करना है। सीडी की खबरें आने के बाद से 23 से 26 जुलाई के बीच महिपाल मदेरणा और साई राम के बीच 21 बार फोन पर बातचीत हुई थी, जबकि सोहनलाल और मदेरणा के बीच 31 बार बातचीत हुई। भवरी की मौत के बाद शाहबुद्दीन और सोहनलाल ने साई राम से संपर्क किया। फिर साई राम ने उन्हें भवरी की लाश के साथ जालौर जाने के लिए कहा। फिर सोहनलाल, शाहबुद्दीन और उसका साथी बलदेव भवरी की लाश को लेकर जालौर पहुंच गए। यहाँ उन्हें विष्णु राम से मिलना था और भवरी को जिंदा उसके हवाले करना था, पर भवरी तो मर चुकी थी। विष्णु राम ने भवरी की लाश देखकर उसे लेने से मना कर दिया। जब विष्णु राम ने लाश लेने से मना कर दिया, तब उसके पास किसी बड़े आदमी का फोन आया। उससे कहा गया कि अगर वो लाश को सफलतापूर्वक ठिकाने लगा देगा तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा और उस एसएसपी का भी तबादला करा दिया जाएगा जो उसे और उसके गिरोह को परेशान कर रहा था। उस समय विष्णु राम पर अपहरण, वसूली और अन्य कई तरह के मामले पुलिस में दर्ज थे। विष्णु राम मान गया। उसने रात 9 बजे के करीब सोहनलाल और शाहबुद्दीन से भवरी की लाश ले ली। फिर अपने 3 साथियों अशोक, कैलाश और ओम प्रकाश के साथ भवरी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक सुनसान इलाके की ओर चल दिया। उस समय विष्णु राम और उसके साथी स्कॉर्पियो में थे। उन्होंने जालौर के एक सुनसान इलाके में अपनी गाड़ी रोक दी। इसके बाद उन्होंने गहरे गड्ढे में भवरी की लाश रखकर उसे जला दिया। जब लाश पूरी तरीके से जल गई तो उन्होंने सावधानी से लाश के बचे कुछ टुकड़ों को भी इकट्ठा करके पास की नहर में फेंक दिया। 1 सितंबर 2011 के बाद से भवरी देवी को किसी ने नहीं देखा। भवरी के गायब होने के 12 दिन बाद यानी 13 सितंबर को उसके पति ने अपने नजदीकी पुलिस थाने में भवरी के गायब होने की एक रिपोर्ट लिखवा दी। उसने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी 1 सितंबर से ही गायब है और उसे शक है कि भवरी को गायब कराने में जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा और विधायक मलखान सिंह बिश्नोई का हाथ है। अमरचंद ने पुलिस को यह भी बताया कि मंत्री महिपाल मदेरणा हमेशा उसकी बीवी भवरी के पास फोन किया करता था और उसने महिपाल मदेरणा को इस तरह भवरी के पास बार बार फोन न करने के लिए भी मना किया था, पर वो नहीं माने। वो आगे भी भवरी को लगातार फोन करते रहे। ये खबर मीडिया तक पहुंची और मीडिया ने इस खबर को हाथों हाथ लिया। राजस्थान की सियासत गरमाने लगी। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले शुरू हो गए। बात इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि इससे पहले भी भवरी का नाम महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह के साथ आ चुका था। सबको यही लगा कि भवरी देवी जिस सीडी को लीक कराने का दावा कर रही थी, उस सीडी मामले को दबाने के लिए उसे गायब करा दिया गया है। राजस्थान के लोगों और विरोधी पार्टियों का राज्य सरकार पर इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने का भारी दबाव बढ़ने लगा, क्योंकि मामला कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं का था। आखिरकार 15 सितंबर 2011 को राजस्थान सरकार ने इस मामले की जांच राजस्थान पुलिस से लेकर सीबीआई को दे दी। 23 सितंबर को राजस्थान की एक अदालत ने सरकार को महिपाल मदेरणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया। इसके बाद 16 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिपाल मदेरणा को मंत्री पद से हटा दिया। फिर महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह को कांग्रेस पार्टी से ही निष्कासित कर दिया गया। 22 अक्टूबर 2011 को सीबीआई को एक बहुत बड़ी सफलता मिली। 22 अक्टूबर 2011 को शाहबुद्दीन यानी राजू भाई ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद तो भवरी देवी मामले की परत एक एक करके खुलनी शुरू हो गई। सीबीआई ये जान चुकी थी कि भवरी देवी की किसी बड़ी साजिश के तहत हत्या कर दी गई है, पर वो भवरी देवी की हत्या को तभी साबित कर पाती जब उसे भवरी की लाश मिल जाती। 3 सितंबर 2011 को पहले सबूत के तौर पर सीबीआई को भवरी देवी और इंदिरा बिश्नोई के बीच हुई 4 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिल गई। इस रिकॉर्डिंग में भवरी देवी और इंदिरा बिश्नोई के बीच सीडी के सौदे की बात चल रही थी। इसके बाद वो वीडियो सीडी भी मीडिया चैनलों और अखबारों के पास पहुंच गई, जिसमें मंत्री महिपाल मदेरणा भवरी देवी के साथ आपत्तिजनक हालत में थे। इस सीडी ने पूरे देश में सनसनी मचा दी।
भंवरी देवी जानती थी कि उसके खिलाफ साजिश रची जा सकती है, इसलिए उसने सीडी की कई कॉपियां बना ली ताकि उसे कुछ भी हो तो मंत्री महिपाल मदेरणा बच न पाए। इन्हीं में से एक सीडी उसने अजमेर के एक बैंक लॉकर में छुपा के रखा था। बाद में सीबीआई ने उस बैंक लॉकर से वो सीडी जब्त कर ली। भंवरी देवी अपहरण हत्याकांड का सूत्रधार साही राम और उसका सहयोगी उमेश राम भी सीबीआई की पकड़ में आ गए। सीबीआई की पूछताछ में महिपाल मदेरणा ने भंवरी के साथ अपने संबंधों की बात मान ली। 2 दिसंबर 2011 को सीबीआई ने अपनी प्रारंभिक चार्जशीट दाखिल कर दी और 2 दिसंबर की रात को ही सीबीआई ने महिपाल मदेरणा को भी गिरफ्तार कर लिया। महिपाल मदेरणा की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने एक और गिरफ्तारी की और ये गिरफ्तारी भंवरी के किसी अपने की थी। सीबीआई ने 8 दिसंबर 2011 को भंवरी के पति अमरचंद को भी गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, सीबीआई के अनुसार अमरचंद भी भंवरी देवी के अपहरण और हत्या की साजिश में शामिल था और यही उसकी गिरफ्तारी की वजह बनी। परायों ने तो भंवरी को धोखा दिया ही, साथ ही में उसके अपनों ने भी उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। सीबीआई ने कहा कि 1 सितंबर को भंवरी सोहनलाल से सीडी का सौदा करने जा रही थी। तब अमरचंद ये जानता था कि भंवरी के साथ आगे क्या होने वाला है। अमरचंद ने दिमाग लगाया कि अगर भंवरी को कुछ भी होगा तो भंवरी को मिलने वाले पैसे उसे मिल जाएंगे, इसलिए वो भंवरी के दुश्मनों से जा मिला। पर भंवरी के मरने के बाद उसे किसी ने एक पैसा भी नहीं दिया। 19 दिसंबर 2011 को मलखान सिंह भी गिरफ्तार हो गए। इस मामले में मलखान सिंह के परिवार के कुछ और लोग भी शामिल थे। बाद में वो भी पकड़े गए। जल्दी भंवरी की लाश को ठिकाने लगाने वाला विष्णुराम का साथी ओम प्रकाश भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। फिर बाद में विष्णुराम और उसका एक और साथी कैलाश भी पकड़े गए। विष्णुराम के एक साथी अशोक ने 17 जनवरी 2012 को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इन सब ने सीबीआई के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। विष्णुराम, कैलाश और ओम प्रकाश जांच अधिकारियों को उस जगह ले गए जहां उन्होंने भंवरी को ठिकाने लगाया था। उन्होंने जांच टीम को वो गड्ढा भी दिखाया जिसमें भंवरी को उन्होंने जलाया था और फिर वो नहर भी दिखाई जिसमें लाश के अवशेष फेंके थे। इसके बाद सीबीआई ने तुरंत नहर की खोजबीन चालू करवा दी। 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद खोजबीन करने के बाद नहर से सीबीआई को भंवरी के दांत, उसकी खोपड़ी के कुछ हिस्से, उसके पांव के बिछुए, कानों के झुमके, गले का लॉकेट और उसकी वाटरप्रूफ कलाई घड़ी भी मिली। वो घड़ी जो उस समय भी चल रही थी। सीबीआई को उसी नहर में एक बड़ा चाकू, 2 देसी कट्टे और एक बैट भी मिला। उस बैट का इस्तेमाल भंवरी की खोपड़ी तोड़ने के लिए किया गया था। भंवरी देवी के बेटे से नहर में मिलने वाले झुमके, बिछुए, घड़ी और अन्य मिले सामानों की भी पहचान कराई गई। बेटे ने सीबीआई को बताया कि वो सारे सामान उसकी मां के ही हैं। इस तरह सीबीआई ने बिना किसी के दबाव में आए 100 दिनों में ही इस मामले को सुलझा लिया। ये सीबीआई का बेहतरीन काम था। आगे चलकर सीबीआई ने भंवरी के बेटे और बेटी के खून के नमूने के साथ भंवरी की जली हड्डियों और दांत को अमेरिका में एफबीआई के पास भेज दिया ताकि डीएनए का मिलान करके पता लगाया जा सके कि क्या ये अवशेष भंवरी देवी के ही हैं। सीबीआई ने अपनी जांच में ये पक्का भी कर दिया कि नहर में मिली हड्डियां और दांत 36 वर्षीय भंवरी देवी के ही हैं। अब इससे ये कंफर्म हो गया कि भंवरी देवी मर चुकी है। अब भंवरी देवी से जुड़ी सारी बातें एकदम साफ हो चुकी थी। इन सारे खुलासों, गिरफ्तारियों और सबूतों के मिलने के बाद सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट भी दाखिल कर दी। चार्जशीट में अन्य आरोपियों के साथ महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह पर हत्या, अपहरण, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने का आरोप लगाया गया। वहीं भंवरी के पति अमरचंद पर आपराधिक साजिश रचने का, सबूत नष्ट करने का और अपहरण करने का आरोप लगाया गया। सबसे आखिरी में मलखान सिंह की बहन इंदिरा बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। इंदिरा को सीबीआई ने साल 2017 में पकड़ा। वो 6 साल से फरार चल रही थी। इंदिरा बिश्नोई पर भी अपहरण और हत्या की साजिश करने का आरोप था। फिलहाल यह मामला कोर्ट में अटका पड़ा है। भंवरी देवी मामले में कुल 17 आरोपी बनाए गए थे और साल 2022 तक सभी 17 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। भंवरी देवी हत्याकांड के मुख्य आरोपी महिपाल मदेरणा की 69 ईयर की आयु में 17 अक्टूबर 2021 को जोधपुर स्थित उनके आवास पर कैंसर से मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ फिर हमारी मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें
टाटा, बाय बाय।